जय हिंद बच्चों। कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं रेणु गोयल, उच्च माध्यमिक शिक्षक, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सूरजनगर भोपाल से, और आज हम हमारे प्रथम अध्याय के दूसरे भाग पर चर्चा करेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम देखते हैं अगले भाग। तो शुरुआत करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भाग 2। बच्चों, हम पुनरावृत्ति देख लेते हैं कि पिछले भाग में हमने क्या पढ़ा। बेटा, हमने पिछले भाग में फ्रांसीसी क्रांति 1789 के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से कदम उन्होंने उठाए, नेपोलियन द्वारा क्या सुधार किया गया, और यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ, उदारवादी राष्ट्रवाद क्या था, इसके बाद वियना कांग्रेस क्या थी, क्रांतिकारी जूसेपी मैत्सनी के बारे में हमने जाना। और आगे हम पढ़ेंगे, आज इस भाग में हम फ्रांस का प्रथम विद्रोह जो 30 जुलाई 1830 में हुआ, इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद यूनान का स्वतंत्रता संग्राम क्या था, रूमानी कल्पना क्या होती है, और राष्ट्रीयता की भावना कैसे विकसित हुई। इसके बाद कैसा जन विद्रोह हुआ, सिलेसिया विद्रोह क्या था, कृषक विद्रोह हुआ, उदारवादियों की क्रांति क्या थी। फिर हम फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में जानेंगे। इटली और ब्रिटेन का एकीकरण कैसे हुआ, राष्ट्र की दृश्य कल्पना के बारे में हम समझेंगे, और इसके बाद राष्ट्रवाद और साम्राज्य के बारे में हम जानेंगे कि बल्कान क्षेत्र कैसे विभाजित हुआ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आगे का हम क्रांतिकारियों का युग। बेटा, ये 1830 से लेके 1848 में रूढ़िवादी व्यवस्था मजबूत होने के कारण यूरोप में इटली, जर्मनी, ऑटोमन राज्य, आयरलैंड और पोलैंड आदि में क्रांतिकारियां शुरू हो गई थी, जैसा कि हमने पहले जाना था, पढ़ा था। जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्था अपनी ताकतों को मजबूत बनाती गई, अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखे जाने लगा। यूरोप में अनेक क्षेत्रों में क्रांति शुरू हुई और सभी क्रांतिकारी जो थे अपने अपने क्षेत्र को स्वतंत्र कराना चाहते थे। इन क्रांतिकारियों का या इन क्रांतियों का नेतृत्व शिक्षित मध्यम वर्गीय लोगों द्वारा किया गया। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि मध्यम वर्गीय जो लोग थे, प्रोफेसर, स्कूली अध्यापक, क्लर्क, वाणिज्य व्यापार में लगे हुए लोग, ये सब पढ़े लिखे लोग थे। इसके बाद प्रथम विद्रोह हुआ 1830 में फ्रांस में। यहाँ हम फ्रांस की बात करते हैं। ऐसा ही विद्रोह हुआ था। यहाँ पर बूर्बो राजा का जो शासन था वो फिर से समाप्त हो गया। जैसा कि पहले हमने जाना कि 1789 के बाद जो बूर्बो वंश था उसका शासन खत्म हो गया था। उसके बाद जब वियना कांग्रेस आई, उसको फिर से बहाल किया गया, फिर से बूर्बो राजा बना दिया गया। अब यहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया। बूर्बो वंश के राजा को पुनः राजा बना दिया गया, लुई 18 बना। इसके बाद 30 में यह विद्रोह हुआ और राजतंत्र का फिर से अंत हुआ। अब लुई फिलिप जो आए, 1830 से लेकर 48 तक इनका शासन था। फ्रांसीसी लोगों का राजा ये था। इसी समय संवैधानिक राजतंत्र बनाया गया। मतलब राजा तो होगा लेकिन ये निरंकुश नहीं रहेगा, उसे संविधान के हिसाब से ही शासन चलाना होगा। फ्रांस में शुरू हुई इस क्रांति से ब्रसेल्स में भी विद्रोह हो गया। अब वह नीदरलैंड से अलग हो गया। यानी कि ये जो विद्रोह था यह फ्रांस से शुरू हुआ और धीरे धीरे जाकर पूरे यूरोप में फैल गया। तो इसी पर मैटरनिक द्वारा टिप्पणी की गई है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यानी कि शुरुआत होती है फ्रांस से, फिर धीरे धीरे पूरा यूरोप इसके चपेट में आ जाता है। आगे हम देखते हैं यूनान का स्वतंत्रता संग्राम क्या था। तो बच्चों, यहाँ पर हम एक क्वेश्चन को भी समझेंगे कि यूनान का स्वतंत्रता संग्राम क्या था। इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 15वीं सदी में यूनान जो था वो ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। 1821 में यूनान ने आजादी के लिए संघर्ष प्रारंभ कर दिया। संघर्ष में राष्ट्रवादी यूनानी, पश्चिमी यूरोप के लोग, कवि, कलाकारों सभी ने सहयोग किया। सभी का समर्थन मिला। यूरोप में राष्ट्रवाद बहुत ही मजबूत होता जा रहा था।
ऑटोमन साम्राज्य जो था वो मुस्लिम साम्राज्य के अंतर्गत आता था। यूरोप के लोग यूनान को ऑटोमन साम्राज्य से स्वतंत्र कराना चाहते थे। यूरोपीय कवि कलाकारों ने यूनानी सभ्यता को यूनान का पालना बताया है, यानी कि जो यूनान था वो यूरोपीय सभ्यता उससे जुड़ी हुई थी। यूरोपीय सभ्यता का वो पालना, यानी कि यूनान में यूरोपीय संस्कृति, कला ये सब व्याप्त थी। आगे जाकर 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि हुई और यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिया गया। इसके बाद हम देखते हैं रूमानी कल्पना और राष्ट्रीयता की भावना क्या होती है। तो राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति की अहम भूमिका थी। बच्चों, जो संस्कृति थी यहाँ पर राष्ट्रवाद में उसकी बहुत भूमिका थी। तो संस्कृति द्वारा कला, काव्य, कहानियां, किस्से, संगीत ये सभी संस्कृति कहलाती है। ये राष्ट्रीय भावना यहाँ से जागृत होती है। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बनता है, एक प्रश्न आता है कि राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था। तो संस्कृति में सबसे हम पहले देखते हैं रूमानीवाद क्या होता है। तो रूमानीवाद एक ऐसा संस्कृति आंदोलन था जिसे राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया। रूमानी कलाकारों ने तर्क, वितर्क और विज्ञान को अस्वीकार कर दिया, इसकी आलोचना की। और रूमानी जो कलाकार थे इन्होंने भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर देने का प्रयास किया। यानी कि ये जो रूमानीवाद था ये भावनाओं पर पूरी तरीके से आधारित था। आगे जाकर यही जर्मन दार्शनिक जो थे, इनका ये आप चित्र देख रहे हैं, पेंटिंग देख रहे हैं, ये एक भावनात्मक चित्र है। इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से इस घटना के बारे में दर्शाया गया है। इस चित्र को देखकर आपके मन में कैसी भावना जागृत होती है, आप इसको बताइएगा। अब हम देखते हैं पोलैंड। इसका ही एक उदाहरण पोलैंड में देखते हैं कि 18वीं सदी के अंत में पोलैंड को रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया ने बंटवारा कर दिया, आपस में पोलैंड को बांट दिया। पोलैंड स्वतंत्र क्षेत्र नहीं रहा। फिर भी पोलैंड उस समय स्वतंत्र क्षेत्र नहीं रहा क्योंकि वो रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियों द्वारा बांट दिया गया था। फिर भी पोलैंड के लोग संगीत और भाषा के माध्यम से उनमें राष्ट्रीयता की भावना बढ़ती जा रही थी। तो भाषा ने भी राष्ट्रीयवादी भावना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पोलैंड में पॉलिश भाषा बोली जाती थी। पोलैंड की भाषा क्या थी? पॉलिश भाषा थी। और लेकिन जब रूस ने वहां पर अपना कब्जा कर लिया तो वहां पर रूसी भाषा को अनिवार्य कर दिया गया, यानी कि पोलैंड भाषा जो थी उसको समाप्त करके रूसी भाषा वहां पे लागू कर दी गई। वहां स्कूलों में बोले जाने वाली पॉलिश भाषा को हटा दिया गया और रूसी भाषा को अनिवार्य कर दिया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे भारत में भी जब हमारे भारत में अंग्रेज आए तो अंग्रेज ने हमारी स्थानीय भाषा को खत्म करके अपनी अंग्रेजी शिक्षा लागू कर दी, अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। ऐसे ही पोलैंड पर भी रूस ने ऐसा किया। 1831 में फ्रांस के विरोध में एक सशस्त्र विद्रोह हुआ, लेकिन इसको भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। भाषा को हथियार बनाया गया। भाषा को हथियार बनाकर विद्रोह हुआ। जबरदस्ती रूसी भाषा के विरोध में जानबूझकर पोलैंड भाषा बोली गई। जैसे चर्च में आयोजनों में हो या धार्मिक शिक्षा हो, सभी कुछ हो, सभी वहां पर पॉलिश भाषा का इस्तेमाल करते थे विरोध के लिए। इसका नतीजा यह हुआ कि बड़ी संख्या में पादरी और बिशपों को जेल में डाल दिया गया। अब हम देखते हैं ऐसे ही आगे कृषक विद्रोह कैसे होता है। बच्चों, यहाँ से हम लोग क्रांतियों का युग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर एक और विद्रोह हुआ, ये कृषक विद्रोह था। क्या था कि उस समय यूरोप जो था 1830 में भारी कठिनाइयों का दौर चल रहा था। यूरोप में जनसंख्या वृद्धि, जबरदस्ती जनसंख्या वृद्धि हो रही थी। लोग काम की तलाश में वहां से देशों से, छोटे छोटे गांवों से शहरों की तरफ बढ़ रहे थे। शहरों में आबादियां बढ़ रही थी, बड़ी भारी गरीब बस्तियां बनती जा रही थी वहां पर। और जो कुलीन, यूरोप के जो कुलीन वर्ग थे अभी भी सत्ता में थे और जो किसानों से शुल्क लेते थे और बहुत सारा टैक्स लेते थे। किसान टैक्स की जिम्मेदारियों से दबे जा रहे थे। खाने पीने की चीजें का मूल्य बढ़ता जा रहा था और बहुत सारी परेशानियां और गरीबी के कारण वहां के किसानों ने विद्रोह कर दिया। तो ये जो विद्रोह था 1848 में पेरिस में हुआ। यहाँ पर विद्रोह में कृषकों ने खाने पीने की कमी के
में विरोध किया, लुई फिलिप को वहां से भागना पड़ा। यानी कि वहां का जो राजा था लुई फिलिप, जो अध्यक्ष बनाया गया था, उसको वहां से भागना पड़ा। इसके बाद नेशनल असेंबली में गणतंत्र की घोषणा की गई कि 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार यानी कि वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा, रोजगार देने का आश्वासन दिया गया और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित करने भी गारंटी दी गई यहाँ पर। इसके बाद एक और विद्रोह हुआ, यानी कि इससे पहले भी विद्रोह हो चुके थे। यहाँ पर भी सिलेसिया में एक बुनकर विद्रोह हुए, यानी कि जो कपड़ा बुनने वाले व्यापारी हैं, जो मजदूर हैं, उन्होंने व्यापारियों के खिलाफ विद्रोह किया। सिलेसिया का हथकरघा विद्रोह हुआ। यहाँ पर जो लेनिन कपड़ा जो बुने जाते थे, बुनकर ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ठेकेदार से कच्चा माल, मतलब जो ठेकेदार थे वो मजदूरों से कच्चा माल लेकर ज्यादा आमदनी करते थे और मजदूरों को कम मूल्य देते थे, यानी कि कम पैसा देकर उनसे ज्यादा काम कराते थे। इसलिए वहां के बुनकरों ने भी विद्रोह कर दिया। अब आगे देखते हैं कि क्या हुआ। अब उदारवादियों की यहाँ क्रांति शुरू हुई। जैसा कि पहले भी क्रांतियां हम पढ़ते आ रहे हैं। 48 से ही यूरोप देश के लोग बेरोजगारी, गरीबी और भुखमरी से परेशान होकर विरोध करते जा रहे थे। उसी समय मध्यम वर्ग के लोग राजनीतिक रूप से भी यहाँ पर सक्रिय थे। फ्रांस में लुई फिलिप जो फरवरी को, जो हमने पढ़ा 1848 फरवरी को जो राजा बना था, उसको गद्दी छोड़ देनी पड़ी, गणतंत्र सरकार बनाई गई, सभी पुरुषों को मताधिकार दिए गए। यूरोप के कई भाग स्वतंत्र हो चुके थे। फिर भी इसी समय यूरोप के कई क्षेत्र थे जो अभी भी स्वतंत्र नहीं हुए थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं थे। अब आगे जाकर ये ही स्वतंत्र राष्ट्र होने वाले थे। तो इसकी कार्यवाही यहां से शुरू हम करते हैं कि कैसे जर्मनी में जो राजनीतिक पार्टियां थीं, उन्होंने फ्रैंकफर्ट शहर में एक साथ मिलकर सार्वजनिक नेशनल असेंबली के पक्ष में वोट डालने का फैसला किया। तो 18 मई 1848 में सभी जर्मनी के जो निर्वाचित सदस्य प्रतिनिधि थे, सभी ने जुलूस के साथ एक साथ मिलकर फ्रैंकफर्ट संसद में ये पहुंच गए। ये संसद जो थी वो सेंट पॉल चर्च में आयोजित की गई थी। जर्मन राष्ट्र के लिए संवैधानिक प्रारूप यहीं से तैयार किया गया था। अब हम जर्मन संसद के बारे में आगे और पढ़ेंगे कि ये लोग जो थे, यानी कि जो प्रतिनिधि थे, ये ऐसे राजा को राष्ट्र का अध्यक्ष बनाना चाहते थे जो संसद के अनुसार कार्य करे। इसलिए उन्होंने प्रसा के जो राजा थे फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को सभी प्रतिनिधियों ने अपना राष्ट्र का अध्यक्ष चुना। अब इनका फोटो देख सकते हैं, ये फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ हैं, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया, इन्होंने मना कर दिया, इन्होंने उनका साथ दिया जो इन निर्वाचित सदस्य और संसद के खिलाफ थे। फिर आगे जाकर संसद कमजोर पड़ गई, फिर सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग कर दी गई। आप इस नीचे वाले चित्र में असेंबली देख सकते हैं, संसद का ये चित्र है, ये फ्रैंकफर्ट संसद है। इसके बाद क्या हुआ, ये जो संसद थी, इसी में अब हम देखते हैं कि उदारवादी आंदोलन में महिलाओं का क्या योगदान था। तो आंदोलन में महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। महिलाओं ने स्वयं को राजनीतिक संगठन बनाए, अखबार शुरू किए, राजनीतिक मीटिंग में और प्रदर्शनों में इन्होंने भाग लिया। इसके बाद फिर भी इतना सब कुछ करने के बाद भी इन्हें असेंबली के चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। यानी कि जो संसद थी, सेंट पॉल चर्च में फ्रैंक संसद की सभा बुलाई गई थी, वहां पर महिलाओं को सिर्फ दूर बिठाया गया था, वहां पर उनको सिर्फ दर्शक दीर्घा में बिठाया गया था। वोट देने का अधिकार यहाँ पर फिर भी नहीं दिया गया था महिलाओं को। तो बच्चों, यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि उदारवादी आंदोलन में महिलाओं का क्या योगदान था। तो आप इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में पढ़ें और अच्छे से समझने का प्रयास करें। इसके साथ साथ अब हम आगे देखते हैं कि जर्मनी का निर्माण कैसे हुआ, जर्मनी कैसे एकीकृत हुआ। तो जर्मनी के मध्यम वर्गीय जो लोग थे, उनमें राष्ट्रवादी भावना बहुत ज्यादा थी। ऐसा नहीं है कि यूरोप में सभी जगह नहीं हो, लेकिन यहाँ पर और ज्यादा थी। ये सभी जर्मन जो थे, जर्मनी को एक राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे।
जैसा हमने पढ़ा 48 में जर्मन कई इलाकों को जोड़कर एक नई निर्वाचित संसद जो थी फ्रैंकफर्ट सेशन, हमने जर्मनी के बारे में अभी पढ़ा था, द्वारा शासित राष्ट्र बनाने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा। सेना ने संसद भंग कर दी, दबा दी गई। इसके बाद जो था प्रशा ने इसे आगे बढ़ाया और राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया। जो प्रशा थी उसने जर्मनी के एकीकरण को अपने हाथों में ले लिया कि अब वो ही जर्मनी का एकीकरण में सहायक। प्रमुख जो मंत्री थे ऑटो वॉन बिस्मार्क, ये जर्मनी के एकीकरण के जनक कहलाते हैं। इन्होंने प्रशा की सेना और वहां के लोगों की मदद ली। 7 वर्ष तक ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। इन्होंने ये भी कहा था कि जर्मनी का ध्यान प्रशा के उदारवाद की ओर नहीं बल्कि उनकी शक्ति पर लगा हुआ होना चाहिए। जर्मनी की समस्या का समाधान बौद्धिक भाषणों से नहीं होगा, आदर्शवाद से नहीं होगा, बहुमतों के निर्णय से नहीं, वरन प्रशा के नेतृत्व में रक्त और तलवार की नीति से होना चाहिए। यानी कि इनका कहने का मतलब था कि प्रशा का जो भविष्य का निर्माण अब सेना करेगी, ना कि संसद। ये सेना के पक्ष में थे। रक्त और लोहे की नीति के से ही इन्होंने आगे एकीकरण में सहायता दी। 18 जनवरी 1871 में एक समारोह हुआ जिसमें प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। ये देखिए चित्र में हम देख सकते हैं जर्मनी राज्य के राजकुमार, सेना के अधिकारी, प्रमुख मंत्री, ऑटो वॉन बिस्मार्क, प्रशा के महत्वपूर्ण मंत्री सभी बैठक वर्साई के महल में आए। इस महल में सभा में फ्रांस के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में जर्मनी सम्राट जर्मनी को एक स्वतंत्र राज्य की घोषणा की गई। ये देखिए जर्मनी का एकीकरण। अब हम देखते हैं कि इटली का एकीकरण कैसे हुआ। 19वीं सदी में इटली जो था वो 7 राज्यों में बटा हुआ था। आप देख सकते हैं ये मैप में, ये मानचित्र में कि इटली जो था वो 7 राज्यों में बटा हुआ था। केवल एक भाग पर सार्डिनिया, पीडमोंट इटालियन राजघराने का शासन था। इसके जो शासक थे इमैनुअल द्वितीय। उत्तर में ऑस्ट्रेलियाई हैब्सबर्ग का शासन था, मध्य में पोप का शासन था और दक्षिण में स्पेन के बूर्बो वंश के राजा का शासन इटली में था। 1830 में जो हमने पढ़ा था कि जूसेपी मैत्सनी था, उन्होंने इटली को एकीकृत गणराज्य बनाने का प्रयास किया, इसलिए उन्होंने यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया था। फिर आगे 1831 और 48 में क्रांतिकारी विद्रोह जो था वो असफल हो गया। तब युद्ध के द्वारा सभी इटली के राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमोंट के शासक विक्टर एमानुएल द्वितीय ने ले ली। ये देखिए ये थे विक्टर एमानुएल द्वितीय। इन्होंने अब जिम्मेदारी इटली के एकीकरण की ली। इसके बाद जो मंत्री थे ये काबूर, इसने इटली के प्रदेशों को एक करने के लिए आंदोलन शुरू किया। काबूर ने सार्डिया पिडमोंट की संधि फ्रांस से कराई। देखिए आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये विक्टर एमानुएल द्वितीय का चित्र है और दूसरा इटली के प्रथम प्रधानमंत्री कैमिल वैसो काबूर। इन्होंने इटली के एकीकरण में सहायता की। फ्रांस के साथ सार्डिनिया पिडमोंट की संधि हुई। आगे जाकर 1859 में ऑस्ट्रियाई सैनिकों को हरा दिया गया, यानी कि कई सैनिकों के साथ जूसेपी गैरिबाल्डी ने भी इस युद्ध में साथ दिया। 1860 में दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राजशाही में प्रवेश कर स्पेनिश सैनिकों के साथ हटाने के लिए वहां से इन्होंने किसानों की मदद ली और स्पेन की सेना को वहां से हटा दिया। 1861 में इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। बच्चों आप इस चित्र में गैरिबाल्डी द्वारा सार्डिनिया पिडमोंट के राजा विक्टर एमानुएल द्वितीय को इटली नामक बूट यानी जूता पहनाने की मदद करते हुए चित्र दिखाया गया है। ये व्यंग्यात्मक चित्र है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने शूज पहनाया है। अब ब्रिटेन की अजीब दास्तान। अब ब्रिटेन में क्या होता है, तो ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक नहीं हुआ, न कोई उथल पुथल हुई, न कोई क्रांति हुई, बल्कि आसानी से ब्रिटेन ने राष्ट्र राज्य बन गया। कैसे बना कि 18वीं सदी से पहले ब्रिटेन राज्य जो था वो ऐसा नहीं था। ये कई द्वीपों से मिलकर बना हुआ था। यहाँ अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट, आयरिश सभी लोग रहते थे। इनकी पहचान एक ही थी,
अलग अलग होते हुए भी ये सभी अपनी इनकी संस्कृति थी, इनकी पहचान थी। लेकिन जैसे जैसे अंग्रेजी राज्यों की धन दौलत बढ़ती गई, अहमियत बढ़ती गई और सत्ता बढ़ी, तो द्वीप समूह अन्य राष्ट्रों पर अपना अधिकार और अपना प्रभुत्व जमाने लगा। 1888 में लंबे संघर्ष और टकराव के बाद आंग्ल संसद ने राजतंत्र समाप्त किया और संसद के माध्यम से राष्ट्र राज्य का निर्माण किया। इनके बीच में इंग्लैंड था। ये देखिए 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। आप इस मैप में देख सकते हैं। राष्ट्र की दृश्य कल्पना। तो बच्चों, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, आयरलैंड आदि स्वतंत्र राज्य तो बन गए, लेकिन किसी देश को हम ऐसे ही अभिव्यक्त नहीं कर सकते। जैसे किसी राजा को हम चित्र बना सकते हैं, राजा को फोटो के रूप में दर्शा सकते हैं, लेकिन एक राष्ट्र को कैसे हम दर्शाएंगे? तो यहाँ पर राष्ट्र को नारी भेष के रूप में प्रस्तुत किया गया, महिला के रूप में माना गया, जिसको हमने शुरू में फ्रांस की क्रांति जो थी उसकी पेंटिंग में देखा था कि सबसे पहले स्वतंत्रता की देवी थी, जो एक हाथ में मानव अधिकारों का घोषणा पत्र लिए हुई थी और दूसरे हाथ में ज्ञान की मशाल ली थी। तो यहाँ पर ऐसे ही हमने राष्ट्रों को महिला के रूप में प्रस्तुत किया, जो हम भारत को भी भारत माता के रूप में प्रदर्शित करते हैं। नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई, प्रतीक बन गई। इसमें चित्र में हम एक फोटो देख सकते हैं कि इंसाफ की देवी जो है वो आंख पर पट्टी बांधे हुए हैं, हाथों में तराजू लिए हैं। अदालत में हम जज के सामने यही मूर्ति देखते हैं ना, तो ये मूर्ति ये इंसाफ का रूपक बन गई। अब फ्रांस में जो थे, फ्रांस में लोकप्रिय ईसाई नाम की जो मारियन जो देवी थी, इनको फ्रांस की देवी माना गया। जो मारियन की मूर्ति थी वो सार्वजनिक चौराहे पर लगाई गई और स्वतंत्रता की देवी के रूप में इनको जाना जाने लगा। मारियन की छवि को सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित भी किया जाने लगा। देखो आप बच्चों, ये देख सकते हैं, ये डाक टिकट है, इस पर मारियन जो थी फ्रांस को रिप्रेजेंट कर रही हैं और इनका सिक्का, और ये सार्वजनिक स्थलों पर इनकी मूर्तियां भी लगाई गई। प्रतीकों का क्या अर्थ होता है? तो टूटी जो बेड़ियां हैं, जंजीरें हैं, उसका मतलब होता है कि हाँ आजादी मिल गई। बाज, छाप कवच है जो आप इस चित्र में एक साइड देख सकते हैं, ये दरमन साम्राज्य का प्रतीक है। बलूत पत्तियां, ये पत्तियां होती हैं, ये बहादुरी का प्रतीक थी। तलवार था, मुकाबलेबाजी की तैयारी माना जाता था। तलवार पर लिपटी हुई जैतून की डाली का मतलब होता है कि अब बस हमको शांति चाहिए, है ना। तो ये काला लाल जो सुनहरा तिरंगा था उसको प्रतिबंधित कर दिया गया। उगते सूरज की किरणें का मतलब होता है एक नए युग का सूत्रपात। तो ये प्रतीकों के अर्थ थे। इसके बाद जर्मेनिया, जो जर्मनी थी, जर्मनी को भी जर्मेनिया नामक महिला के रूप में रिप्रेजेंट किया गया, अभिव्यक्त किया गया। आप इसमें देख सकते हैं कि जर्मेनिया जो राइन नदी का पहरा देती हुई जर्मनी जो थी राइन नदी का किनारे पे पहरा दे रही है। इसके बाद ये चित्र देखिए आप, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हताश जर्मनी, मतलब जर्मनी अब पूरी तरीके से हार चुकी है। तो यहाँ पर महिलाओं को चित्रित किया गया। अब हम देखते हैं बेटा राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद क्या होता है। तो 19वीं सदी में जो राष्ट्रवाद की भावना थी अब वो बदलने लगी। अब क्या बन गई? अब साम्राज्यवाद बन गई। साम्राज्य का मतलब होता है ऐसे राष्ट्र जो अपनी शक्ति और गौरव को बढ़ाने के लिए दूसरे देश पर, दूसरे राज्य पर कब्जा करता है, उसके संसाधनों को अपना अधिकार जताता है, वह क्षेत्र उसके अधीन हो जाता है। जैसा भारत पर ब्रिटेन का साम्राज्य था, यानी कि भारत जो था उस पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया था। ऐसे ही साम्राज्यवाद यहां से बढ़ता गया। इसका ही एक उदाहरण हम बल्कान का क्षेत्र देखते हैं कि 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का क्षेत्र जो था बल्कान था। तो बल्कान जो क्षेत्र है, यहाँ पर जातीय और भौगोलिक विभिन्नताएं थी। आज की बात करें तो हम यहाँ पे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, स्लोवेनिया, सर्बिया आदि शामिल थे, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। ये जो क्षेत्र था, यहाँ के लोगों को स्लाव पुकारा जाता था, स्लाव कहा जाता था। इसका एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। यूरोप के राष्ट्र जो ऑटोमन साम्राज्य के अधीन थे, अब धीरे धीरे स्वतंत्र होना चाह रहे थे। बल्कान राज्य एक दूसरे से आपस में भारी ईर्ष्या करते थे, इसलिए हर एक राज्य अपने लिए ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र हथियाना चाहता था। इसलिए बल्कान क्षेत्र में सभी यूरोपीय देशों ने प्रतिस्पर्धा करके इसको अपने आपस में बांटना चाहता था। तो यूरोप की जो शक्तियां थीं
बल्कान क्षेत्र में जो बड़ी शक्तियां थीं जैसे रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, सभी ने बल्कान क्षेत्र पर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहा और इसके लिए इन्होंने कई युद्ध किए और आगे जाकर इसको कई भागों में बांट दिया गया। यहीं से बच्चों आगे जाकर 1914 में प्रथम विश्व की शुरुआत हुई। तो बेटा प्रथम विश्व की शुरुआत का ये जो कारण है यहाँ से शुरू हुआ। इसके बाद हम देख लेते हैं गृह कार्य। गृह कार्य में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमको देने हैं, जिसमें पहला प्रश्न है यूनान का स्वतंत्रता संग्राम क्या था। तो मैंने शुरू में ही बताया यूनान का स्वतंत्रता संग्राम क्या है। इसके बाद यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था। तो बेटा यहाँ पे संस्कृति के बारे में हम बता सकते हैं, भाषा के बारे में बता सकते हैं कि पोलैंड में, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था। राष्ट्रवाद में महिलाओं का क्या योगदान था। तो राष्ट्रवाद में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग तो लिया, लेकिन फिर भी उनको वोट डालने का अधिकार नहीं दिया। तो इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद मारियोन और जर्मेनिया कौन थे, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया था उसका क्या महत्व था। तो बच्चों जो जर्मेनिया और जो मारियोन थी इनको मैंने अच्छे समझाया, आप इसको किताबों में अच्छे से और पढ़ें। इसके बाद अगला प्रश्न है बल्कान देश में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा। तो बल्कान जो क्षेत्र था मैंने अभी हाल ही में आपको समझाया है कि कैसे राष्ट्रवादी भावना यहाँ पे पनपी और आगे जाके कैसे इसको बांट दिया गया और अंततः यहाँ पर अगला जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ वो शुरू हुआ। इसी के साथ ही यहाँ पर हमारे इस प्रथम अध्याय का अंत होता है। तो बच्चों इस अध्याय को आप अच्छे से पढ़ें, बार बार आप अभ्यास पुस्तिका को पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद जो भी इसमें बताया गया है आप इंटरनेट की सहायता से आप इसके बारे में और सर्च कीजिए और समझिए। तब तक आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।